वॉट द थंडर सेड। वॉट द थंडर सेड द वेस्टलैंड का 5th और सबसे लास्ट सेक्शन है। इसमें 113 लाइन्स है और जो ये टाइटल है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, हिंदू धर्म के बृहदारण्यक उपनिषद से। इसमें बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जैसे द जर्नी टू एमास, एमास जो कि एक एनिसेंट टाउन था जिसमें कि जीसस अपीयर्ड हुए थे अपने 2 शिष्यों के सामने जब उनका रीबर्थ हुआ था। और इसमें आपको अप्रोच टू द चैपल पेरिलस, पेरिलस की स्टोरी जो हमने पहले पढ़ चुकी हैं, जो कि होली ग्रेन लेने के लिए चैपल में गया था। और जो हमें प्रेजेंट डिके ऑफ ईस्टर्न यूरोप है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सीन है, ये सीन दिखाया गया है जब जीसस क्राइस्ट को हैंग किया गया था उस वक्त का। आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वेटी फेस, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट करके ले जा रहे थे तो बहुत सारे लोग थे जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंधेरा था, रात का टाइम था, तो सभी लोगों के हाथ में एक लालटेन थी और जब वो एक दूसरे के चेहरों पर पड़ती तो उनके जो पसीनों से भीगे हुए चेहरे थे, जो दुख से भरे हुए उनके चेहरे थे, वो दिखाई देते थे। आफ्टर द फ्रोस्टी साइलेंस इन द गार्डन्स, और जो ये गार्डन्स था, जो वो गार्डन था में जो बिल्कुल चुप्पी थी, फ्रोस्टी साइलेंस था, जो कि जैसे कि सर्दियों के समय साइलेंस होता है उसी तरह जो वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल चुप्पी वहाँ पर थी। आफ्टर द एगोनी इन स्टोनी प्लेसेस, और जो उस जगह पर उनका मुकदमा चल रहा था, यानी कि जब ये सब कुछ हो चुका था, इनके बाद क्या हुआ था कि जब उनका मुकदमा चल रहा था तो उनको जब डेथ की सज़ा सुना दी गई थी, तो द साउटिंग एंड द क्राइंग, प्रिजन एंड प्लेस एंड रिवर्बेरेशन ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंट माउंटेन्स। तो जो लोग थे वो साउटिंग करने लगे, क्राइंग करने लगे, वो बहुत तेज रोने लगे। प्रिजन और पैलेस में से यही आवाज़ें आ रही थी और ये मिल रही थी उस ठंडर की आवाज़ से, उस बिजली की आवाज़ से जो कि दूर खड़े हुए माउंटेन्स में से आ रही थी। जो दूर पर्वत थे वहाँ से जो बिजली की आवाज़ आ रही थी, बिजली जो वहाँ पर गड़गड़ा रही थी, उन्हीं के साथ जो लोग रो रहे थे, जो लोग चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज़ मिक्स हो रही थी। ही हु वॉज लिविंग इज़ नाउ डेड। ये जो है ये जीसस क्राइस्ट के लिए बोला गया है कि वह व्यक्ति, वह जीसस क्राइस्ट जो कि अभी तक जिंदा थे, जो जी रहे थे, लेकिन अब वह मर चुके हैं, अब वो डेड हो चुके हैं। वी, और हम लोग, हु वर लिविंग, जो कि जी रहे थे, आर नाउ डाइंग, और हम लोग भी धीरे धीरे मर रहे हैं, विद ए लिटिल पेशेंस, कुछ धैर्य के साथ। इसका मतलब ये है कि हम भी धीरे धीरे मर रहे हैं, हम भी धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब एक सीन है, एक जगह है जिसमें बताया गया है कि वहाँ पर पानी नहीं है। हियर इज़ नो वाटर बट ओनली रॉक। यहाँ पर पानी नहीं है, बस केवल चट्टाने हैं। रॉक एंड नो वाटर, चट्टाने और कोई पानी नहीं। एंड द सैंडी रोड, और धूल से भरी हुई यहाँ पर सड़कें हैं। ये शायद हमारी सोसाइटी से भी कंपेयर किया है इसमें कि हमारी जो सोसाइटी में वहाँ कोई अब होप नहीं रह गई है, वहाँ केवल बुराइयाँ ही बुराइयाँ बस गई है। द रोड वाइंडिंग अबव अमंग द माउंटेन्स, और जो ये रोड है, ये जो सड़कें हैं, ये पर्वत की ओर जा रही है। विच आर माउंटेन्स ऑफ रॉक विदाउट वाटर, और जो ये पर्वत की चट्टानें हैं ये बिना पानी के खड़ी है, यहाँ पर कोई भी पानी नहीं है। इसका मतलब है कि सोसाइटी में कोई भी होप नहीं बची है, इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, इफ़ देयर वर वाटर, कि काश यहाँ पर पानी होता, वी शुड स्टॉप एंड ड्रिंक, तो हम खड़े हो जाते, हम रुक जाते और हम पानी पी लेते। अमंगस्ट द रॉक वन कैन नॉट स्टॉप और थिंक, लेकिन इन चट्टानों के बीच ना तो कोई रुक सकता है और ना ही कुछ सोच सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर इस संसार में कुछ होप होती, कुछ अच्छी चीज़ें होती, तो हम शायद रुक कर हम इसके बारे में विचार कर सकते थे, हम सोच सकते थे कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्निटी ने सब कुछ डिके कर दिया है, सब कुछ नष्ट कर दिया है। स्वीट इज़ ड्राई एंड फीट आर इन द सैंड, हमारा पसीना भी सूख गया है और हमारे जो पैर हैं वो रेत में धंसते जा रहे हैं, यानी कि हम इन बुराइयों में इस बुराइयों के दलदल में हम धंसते जा रहे हैं। इफ़ देयर वर ओनली वाटर अमंगस्ट द रॉक, काश इन चट्टानों के बीच कोई पानी होता। डेड माउंटेन माउथ ऑफ क्यूरियस टीथ दैट कैन नॉट स्पीक, और जो ये डेड माउंटेन है, ये जो पर्वत हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी के मुंह में दांतों में जो कैरियस लग जाता है, कोई कीड़ा लग जाता है और वह थूक भी नहीं सकता। इसी तरह जो है ये माउंटेन हो गए हैं, ये बिल्कुल डेड हो चुके हैं। हेयर वन कैन नाइदर स्टैंड नो लाई नोर सिट, और यहाँ पर ना तो कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, ना लेट सकता है और ना ही बैठ सकता है, यानी कि इस मॉडर्न ज़माने में किसी भी व्यक्ति को कोई भी आराम नहीं है। देयर इज़ नॉट इवन साइलेंस इन द माउंटेन्स, यहाँ तक कि इन पर्वतों के बीच में कोई साइलेंस भी नहीं है, कोई चुप्पी भी नहीं है। बट ड्राई स्टारलाइट थंडर विदाउट रेन, लेकिन यहाँ पर जो थंडर की आवाज़ें आती रहती है, लेकिन बारिश नहीं आती। बारिश तो आती नहीं, लेकिन थंडर की आवाज़ें आती रहती है, इसलिए यहाँ पर कोई शांति भी हमें नहीं मिलती। देयर इज़ नॉट एवन सोलिट्यूड इन द माउंटेन्स, और इन पर्वतों के बीच में कोई सोलिट्यूड भी नहीं है, कोई मतलब एकाकी भी नहीं है,
हम यहाँ पर अकेले भी नहीं रह सकते, कोई अकेलापन भी नहीं है। बट रेड सलन फेसेस, लेकिन कुछ लाल कलर के जो फेस हैं, चेहरे हैं, स्नीर हमें घूरते रहते हैं। एंड स्नोल, जैसे कि कोई एनिमल हो, जैसे कोई जानवर बैठकर घूरता है, उसी तरह जो है ये लोग हमें घूर रहे हैं। फ्रॉम डोर्स ऑफ मड क्रैक्ड हाउसेस, अपने मिट्टी से बने घर के दरवाजों पर खड़े होकर। इसीलिए हम यहाँ पर सोलिट्यूड भी फील नहीं कर पाते। इफ़ देयर वर वाटर, काश यहाँ पर पानी होता, एंड नो रॉक, और कोई चट्टान नहीं होती। इफ़ देयर वर रॉक, और अगर यहाँ पर चट्टानें होती, एंड आल्सो वाटर, और पानी भी होता। एंड वाटर, ए स्प्रिंग, ए पुल अमंग द रॉक, यहाँ पर पानी होता, कुछ धाराएं होती, कुछ कोई पुल होता रॉक के बीच में, चट्टानों के बीच में। इफ़ देयर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली, और अगर पानी नहीं भी होता तो यहाँ पर केवल पानी की आवाज़ ही हमें मिल जाती। नोट द सिकाड़ा एंड ड्राई ग्रास इन सिंगिंग, हमें कोई सिकाड़ा की आवाज़ नहीं सुननी है, सिकाड़ा जो कि एक इंसेक्ट होता है। एंड ड्राई ग्रास सिंगिंग, ना ही हमें किसी घास की आवाज़ सुननी है। बट साउंड ऑफ वाटर ओवर ए रॉक, लेकिन हमें तो इस चट्टान के ऊपर किसी पानी की आवाज़ सुननी है, किसी वाटर की आवाज़ सुननी है। वेयर द हर्मिट थ्रस सिंग्स इन द पाइन ट्रेस, जहाँ पर कि पाइन पेड़ के ऊपर एक हर्मिट जो बर्ड होता है वो गाना गाए। जब हर्मिट बर्ड गाना गाता है तो उसकी आवाज़ ऐसे लगती है जैसे पानी गिर रहा हो। ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप 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 ड्रॉप, ये जो आवाज़ है ये हर्मिट बर्ड से आती है, यानी कि हर्मिट बर्ड ऐसे ही गाना गाती है। तो वो कहते हैं कि भले यहाँ पानी ना हो, लेकिन कोई हर्मिट बर्ड ही पाइन के पेड़ के ऊपर बैठकर गाना गा ले तो हमें लगेगा कि शायद यहाँ से पानी की आवाज़ आ रही है। बट देयर इज़ नो वाटर, किंतु यहाँ पर तो पानी का कोई भी नामो निशान नहीं है। अब जो ये सीन है ये जर्नी ऑफ एमास से लिया गया है। जर्नी टू एमास जो है, जर्नी टू एमास इसकी थीम है, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट को हैंग कर दिया गया था तो उसके बाद उन्होंने रीबर्थ लिया था। तो उनके जो 2 डिसिपल हैं वो एमास की ओर जा रहे हैं, और जब वो एमास की ओर जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ ऐसा लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ चल रहा है। हु इज़ द थर्ड हु वॉक ऑलवेज बिसाइड यू, जो वे 2 डिसिपल हैं उनमें से एक बोलता है कि ये तीसरा व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। When I count, जब मैं गिनता हूँ, there are only you and I together, तो यहाँ पर केवल तुम और मैं ही एक साथ हैं। But when I look ahead, लेकिन जब मैं आगे देखता हूँ, up the white road, उस सफ़ेद सड़क की ओर, there is always another one, तो वहाँ पर एक और व्यक्ति मुझे नजर आता है, walking beside you, तुम्हारे साथ चलते हुए। Leading wrapped, जो कि लिपटा हुआ है, in a brown mantle, एक भूरे कलर के कोट में, हुडेड जो होता है जिसमें कोट में कैप भी होती है, तो वो एक भूरे कलर के जो हुडेड में लिपटा हुआ है। आई डोंट नो वेदर ए मैन और ए वुमेन, मैं नहीं जानता कि वो एक व्यक्ति है या वो एक औरत है। बट हु इज़ डैट, किंतु वह कौन है। ऑन द अदर साइड ऑफ यू, तुम्हारे दूसरी ओर वह कौन है जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। इसका जो आशय है शायद वो हम ये भी लगा सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है, कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट आज भी हमारे साथ हैं, जो हमें अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम इतने खो चुके हैं इस मॉडर्निटी में कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। वो हमारे अंदर ही है, हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं पहचान पाते। वॉट इज़ डैट साउंड हाई इन द एयर, इस हवा में ये कैसी आवाज़ है। मरमर ऑफ मैटरनल लेमेंटेशन, क्या ये उन माँओं के चीखने की आवाज़ है जिन्होंने अपने बेटों को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में खो दिया है, या ये मैरी की आवाज़ है जिसने जीसस क्राइस्ट को खो दिया है, यानी कि जीसस क्राइस्ट की माँ की आवाज़ है, या फिर ये उन माँओं की आवाज़ है जिन्होंने अपने बच्चों को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में खो दिया है। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो उसमें बहुत से लोग मरे थे। हु आर दोज हुडिड हॉर्ड स्वार्मिंग, और ये लोग कौन है जो हुडिड पहने हुए इधर उधर टहल रहे हैं। ओवर एंडलेस पेन, इस कभी न ख़त्म होने वाले प्लेन की ओर, इसका कभी न ख़त्म होने वाले मैदान में। स्टम्बलिंग इन क्रैक्ड अर्थ, और इस टूटी हुई पृथ्वी पर, इस क्रैक्ड अर्थ पर स्टम्बलिंग ठोकर खाते हुए जो है वो आगे चल रहे हैं। रिंग्ड, जो कि घूम रहे हैं। बाय द फ्लैट होरिजन ओनली, इस फ्लैट होरिजन में, जो कि गोल गोल घूम रहे हैं फ्लैट होरिजन में। व्हाट इज़ द सिटी ओवर द माउंटेन्स, और वो जो पर्वत के पीछे है वो सिटी कौन सी है। क्रैक्ड एंड रिफॉर्म्स एंड ब्रस्ट इन द वॉयलेट एयर, जो कि एक वॉयलेट, जिसमें से कि एक वॉयलेट एयर आ रही है, यानी कि एक तरह की ब्रस्ट जहाँ कर की बम की आवाज़ आ रही है, और एक प्रदूषित, एक पोल्यूटेड हवा वहाँ से आ रही है। फॉलिंग टावर्स, जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन, अनरियल। और जो टी.एस. एलियट बोलते हैं कि फॉलिंग टावर्स गिर रहे हैं, और जो ये सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन, ये सब भी डिके हो रही है, इनका भी मॉडर्न डिके हो रहा है। ये मॉडर्निटी में इतनी खोती जा रही हैं कि ये भी एक तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, अनरियल हो चुकी हैं। अब सीन चेंज होता है, अब हम एक लेडी को देखते हैं। ए वुमन, एक लेडी, एक औरत, ड्रू हर लॉन्ग बैक, अपने लंबे काले बाल को आउट टाइट से, यानी कि जोर से खींचती है, जोर से खोल देती है। एंड फिडल्ड विस्पर म्यूजिक ऑन दोज स्ट्रिंग्स, और उन
स्ट्रिंग्स पर जो है वो फिडल से कुछ म्यूज़िक बजाती है, कुछ सैड सा म्यूजिक वो बजा रही है। एंड बैट्स विद बेबी फेसेस इन द वॉयलेट लाइट, और कुछ बैट्स, कुछ चमगादड़ जिनके की फेस बेबी के जैसे हैं, इन द वॉयलेट लाइट, इस शाम के समय में विसल आवाज़ कर रहे हैं। एंड बीट देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। एंड क्रोल्ड हेड डाउनवर्ड, और वो अपने सिर के बल लटके हुए हैं, डाउनवर्ड यानी कि अपना सिर नीचे किया हुआ है उन्होंने, डाउन ए ब्लैक एंड वॉल, एक काली दीवार पर, और वो एक काली दीवार पर अपना सिर नीचे किए हुए लटके हैं। एंड अपसाइड डाउन इन एयर वर टावर्स, और जो अपसाइड डाउन में उधर जो टावर्स थे, टोइलिंग रेमिनिसेंट बेल्स दैट केप्ट द आवर्स, उनमें से घंटे की आवाज़ें आती रहती थी जो कि हमें बीते हुए समय के बारे में बताती थी। एंड वॉइसेस सिंगिंग आउट ऑफ एम्पटी सिस्टर्न्स एंड एग्जिस्टेड वाल्स, व एग्जिस्टेड वेल्स, और जो ये सूखे पड़े हुए तालाब और कुएं हैं, इनमें से भी कुछ गाने की आवाज़ आती रहती है और ये बिल्कुल खाली हैं। इन दिस डिकेड होल अमंग द माउंटेन्स, अब हम लोग एक डिके होल में पहुंच जाते हैं जो कि पर्वत के बीच में है। इस पर्वतों के बीच में एक ये डस्ट हुआ जो ये डिकेड है, ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका होल है। इन द फेंट मून लाइट, चंद्रमा का प्रकाश है जो वो धीरे धीरे फेंट हो रहा है। द ग्रास इज सिंगिंग, घास जो है वो सिंग कर रही है, घास हवा में झूल रही है और उसमें से आवाज़ें आ रही है। ओवर द ट्रम्बल ग्रेव्स, और इसके चारों ओर जो है वो ग्रेव्स है, कब्रें बनी हुई है। अबाउट द चैपल, ये चैपल है, इस चैपल के जो बारे में बताया गया है कि इस चैपल के पास कुछ ग्रेव्स हैं। देयर इज़ द एम्पटी चैपल, यहाँ पर एक चैपल है जो कि बिल्कुल एम्पटी है। ओनली द विंड्स होम, वह केवल हवा का एक घर है। इट हैज़ नो विंडोज़, इसमें कोई विंडो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। एंड द डोर स्विंग्स, और जो इसके दरवाजे हैं वो स्विंग कर रहे हैं, हवा में झूल रहे हैं। ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, जो सूखी हुई हड्डियाँ यहाँ पर पड़ी है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये चैपल वही है जो पेरिसल्स जो यहाँ पर अपना होली ग्रेल लेने आया था, तो ये उसी सेक्शन से लिया गया है। ओनली ए कुक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, और केवल एक मुर्गा जो कि खड़ा हुआ है रूफ ट्री पर, जो छत पर एक पेड़ है उसके ऊपर जो है एक मुर्गा वो खड़ा है। कोको रिको, और वो आवाज़ कर रहा है, वो बांग दे रहा है। और मुर्गा कब बांग देता है? जब सुबह होने वाली होती है। तो यहाँ पर इस बात से आशय ये है कि जो रात है वो धीरे धीरे बीत रही है और जो दिन का उजाला है वो धीरे धीरे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टी.एस. इलियट होप करते हैं कि शायद जीसस क्राइस्ट दोबारा जन्म ले, और जो ये मॉडर्निटी है और जो ये हमारा जो सोसाइटी बिल्कुल डिके होती जा रही है, शायद यहाँ पर कुछ नयापन आ जाए। इन्हें फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, कुछ लाइटनिंग की फ्लैशेस आ रही हैं, यानी कि कुछ हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, सुबह हो रही है। देन ए डैम गस्ट, और फिर एक हवा का झोंका आता है, ब्रिंगिंग रेन, और वह बारिश लाता है। तो इसका मतलब यही है कि जीसस क्राइस्ट शायद दोबारा आ जाएं और हमारी ज़िंदगी को, हमारी जो सोसाइटी है उसको एक नई होप दे। अब वो गंगा की बात करते हैं। गंगा व संकन, जो गंगा नदी है वो डूब रही है। एंड द लिम्प लीव्स वेटेड फॉर रेन, और जो लिम्प की पत्तियां हैं वो रेन का वेट कर रही है, बारिश का वो वेट कर रही है। वाइल, जबकि द ब्लैक क्लाउड्स, काले रंग के जो बादल हैं, गैदर्ड, इकट्ठा हो रहे हैं, फार डिस्टेंट, बहुत दूर, ओवर हिमवंत, हिमालय की पहाड़ियों में, हिमालय की पहाड़ियों में बहुत दूर काले बादल इकट्ठा हो रहे हैं। द जंगल क्राउच्ड हम्प्ड इन साइलेंस, जो जंगल है वो भी सर झुकाए खड़े हैं बिल्कुल शांति से। देन स्पोक द थंडर, और तभी थंडर की आवाज़ आती है। दा, अब जो ये दा वर्ड है, ये एक हिंदू का जो हिंदू मिथ है, एक मिथोलॉजी में एक लिखा गया है कि जब ब्रह्मा जी से मनुष्य, देवता और डेविल्स यानी कि राक्षसों ने पूछा था कि ज़िंदगी कैसे अच्छे से जी सकते हैं, हाउ कैन वी लिव वेल, तब ब्रह्मा जी ने एक शब्द दिया था, दा। और इस दा का जो मीनिंग है वो सब लोगों ने अपने तरीके से लगाया है। जैसे कि मनुष्य ने दा का मतलब लगाया है टू गिव से, इसका मतलब है कि देना। और जो डेमन्स थे उन्होंने मतलब लगाया इसका दयाध्वम, दयाध्वम मीन्स टू हैव कंपैशन। और गॉड ने जो इसका मीनिंग लगाया था वो लगाया था दम्यता, दम्यता मीन्स टू सेल्फ कंट्रोल। तो सबसे पहले बात करते हैं दत्ता की, जो कि मनुष्य ने लगाया था इसका मीनिंग। इसका मतलब है कि व्हाट हैव वी गिवन, कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में क्या दे चुके हैं, हमने क्या चैरिटी की है, हमने क्या दान किया है। माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों, ब्लड शेकिंग माय हार्ट, जब मैं सोचता हूँ तो मेरा हृदय कांपने लगता है। द ऑफुल डेयरिंग ऑफ ए मोमेंट सरेंडर, केवल उस मोमेंट के सरेंडर में जो कि हम कभी करते हुए डरते हैं, यानी कि हम चैरिटी नहीं करना चाहते, हम दान नहीं देना चाहते। और जब मैं ये चीज़ें याद करता हूँ कि मैंने कब दान दिया था तो मेरा दिल कांपने लगता है। विच एन एज ऑफ प्रूडेंस कैन नेवर रिट्रैक्ट, और जो ये एज है, जो ये समय है जिसमें कि हम ये बुद्धिमानी का काम करते हैं, ये दोबारा कभी वापस नहीं आता।
यानी कि अगर बट बाय दिस एंड दिस ओनली वी हैव एग्जिस्टेड, और केवल इसीलिए यानी कि हम चैरिटी करें तभी हम एग्जिस्ट रह सकते हैं, तभी हमें आत्मसंतुष्टि मिल सकती है। विच इज़ नॉट टू बी फाउंड इन आवर ओबिचुरीज। ये जो हम चैरिटी करेंगे, ये जो हम दान करेंगे, ये कोई हमारी ओबिचुरीज पर नहीं लिखा जाएगा, हमारे शोक गीतों में नहीं बुलाया जाएगा इसको, हमारे शोक गीतों में इसको जगह नहीं मिलेगी। और इन मेमोरीज ड्रैप्ड बाय द फेनिसेंट स्पाइडर, ना ही हमारी मेमोरीज जो कि टॉम पर लिखी जाती है, जो कि कब्रों पे, हमारी कब्रों पे लिखा जाता है, उसमें भी ये दान नहीं लिखा जाएगा कि हमने क्या दान दिया था। और अंडर सील्स ब्रोकन बाय द लीन सोलिस्टर इन आवर एम्पटी रूम्स, या फिर जब हम मर जाते हैं तो हम अपनी वसीयत लिख कर जाते हैं, अपनी विल लिख कर जाते हैं, उस विल में भी ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, जो हमने दान दिया है वो सब इन चीज़ों में नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर हम चैरिटी करना चाहते हैं, हम दिल से दान देना चाहते हैं, तो हमें ये दान कोई अपने आप को महान बनाने के लिए या अपना गुणगान करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जो दान है ये हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए हम करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा आत्मसंतुष्टि मिलेगी, और वाकई में जो हमारे जीने का जो अर्थ है वो संवर जाएगा, हमारा जीवन संवर जाएगा, हमारे जीवन का अर्थ निकल जाएगा। अब जो दयाधुवम माने होता है टू हैव कंपैशन, यानी कि दया करना। ये डेविल्स ने जो है, राक्षसों ने लगाया था इसका मीनिंग। आई हैव हेard द की, मैंने एक की के बारे में सुना है, टर्न इन द डोर वंस, जो कि दरवाजे पर एक बार लग जाए, एंड टर्न वंस ओनली, तो केवल एक ही बार लगती है। यानी कि एक ऐसी की है जो कि दरवाज़ा एक बार बंद कर दे तो वो फिर बंद ही रहेगा, वो खुलेगा नहीं। वी थिंक ऑफ द की, हमें उस की के बारे में सोचना चाहिए। ईच इन हिज प्रिजन, हर उस व्यक्ति को जो कि जेल में बंद है। यहाँ पर जो की से तात्पर्य है वो है कि ईगो से, यानी कि जो हमारी ईगो है, अगर किसी इंसान के अंदर ईगो आ जाए तो वह अपनी ईगो में ही रहता है, वो एक जेल में बंद हो जाता है अपने ईगो के। थिंकिंग ऑफ द की इच कन्फर्म से प्रिजन, हमें उस की के बारे में सोचते रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति जेल में है, जिसके अंदर भी ईगो है, हमें सोचने चाहिए कि अपने ईगो के बारे में। ओनली एट नाइट फॉल एथरियल र्यूमर्स रिवाइव फॉर ए मोमेंट ए ब्रोकन कोरोलियस। जो ये कोरोलियस था, ये विलियम शेक्सपियर के एक प्ले से कैरेक्टर है, ये एक प्ले है कोरोलियस, उसी का एक कैरेक्टर है कोरोलियस। ये बहुत ही जो ब्रेव सोल्जर था, बहुत ही अच्छा सोल्जर था, लेकिन इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा थी, प्राइड बहुत ज़्यादा था, और जो उसकी प्राइडनेस थी, जो उसकी ईगो थी, वही उसके डाउनफॉल का कारण बनी थी। तो यहाँ पर टी.एस. इलियट यही कहना चाहते हैं कि हम भले कितने महान बन जाएं, हम कुछ भी इस दुनिया के लिए कर दें, लेकिन अगर हमारे अंदर ईगो है तो हमारा भी डाउनफॉल होना निश्चित है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी उस की को हटाना है, अपने दिल को खोलना है, ईगो को हमें बिल्कुल बाहर कर देना है। दम्यता मीन्स टू सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल में रखना। ये जो कोट थे उन्होंने इसका मीनिंग लगाया था। तो टी.एस. इलियट यहाँ पर बताते हैं, द बोट रेस्पॉन्डेड गेली, कि वह नाव बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करती है टू द हैंड एक्सपर्ट, यदि वह किसी एक्सपर्ट के हाथों में हो, विद सेल एंड ओर, यानी कि यदि कोई एक्सपर्ट किसी नाव को चला रहा हो तो वो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक रेस्पॉन्ड करती है। द सी वाज काम, समुद्र शांत है, योर हार्ट वुड हैव रेस्पॉन्डेड। तो इसका मीनिंग है कि जिस तरह से नाव एक्सपर्ट के हाथों में रहकर बहुत ही अच्छे से सेल करती है, बहुत ही अच्छे से रेस्पॉन्ड करती है, उसी तरह यदि हम अपने हृदय को भी शांत रखेंगे, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करेंगे, तो जो हमारा हृदय है वो भी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगा। गेली व्हेन इन्वाइटेड बीइंग ओबीडेंट, और वह हमारी आज्ञा का पालन भी करेगा। हमारा हृदय वही सुनेगा जो हम उसे सुनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। टू कंट्रोलिंग हैंड्स, यानी कि हमें अपने हाथों को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल क्या है मॉडर्न सोसाइटी में कि मनुष्य को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वह उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, वह किसी न किसी तरह उसे लेना ही चाहता है, और अगर उसे एक चीज़, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाए, उसकी एक डिज़ायर पूरी हो जाए, तो फिर उसके अंदर कोई और नई डिज़ायर पैदा हो जाती है, वो फिर किसी और अपने डिज़ायर को पूरा करने में लग जाता है। तो यहाँ पर इलियट यही कहते हैं कि हमें सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी की नैया आगे बढ़ सकती है। नाउ अब जो ये नेक्स्ट लाइन है, ये फिर से किंग फिशर का जो कैरेक्टर है वहाँ से ये ली गई है। आई सैट अपॉन द शोर, कि मैं तट पर बैठा हुआ हूँ, फिशिंग कर रहा हूँ, विद द एरिड प्लेन बिहाइंड मी, और मेरे पीछे जो लैंड है वो बिल्कुल इनफर्टाइल हो चुका है, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। सेल आई एटलीस्ट सेट माई लैंड्स इन ऑर्डर, तो क्या मुझे उठना चाहिए और अपने इस लैंड को, अपनी इस ज़मीन को फिर से हरी भरी करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि हम जो मनुष्य हैं वो एक तट पर बैठे हुए हैं, या हम अपने जो जीवन में फिशिंग कर रहे हैं, यानी कि हम अपने जो अर्थली प्लेजर है उनके पीछे ही लगे हुए हैं, और जो हमारी सोसाइटी है वो बिल्कुल डिके हो गई है, बिल्कुल वो बर्बाद हो चुकी है। तो क्या अब हमारा समय आ गया है कि हम उठे, हम अपनी सोसाइटी को एक नया रूप दें, और यहाँ से जितनी भी बुराइयाँ हैं उन सबको ख़त्म करें।
नाउ जो नेक्स्ट लाइन है, लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, ये एक नर्सरी राइम है कि लंदन ब्रिज गिर रहा है, गिर रहा है और गिर रहा है। नेक्स्ट लाइन ये दांते की इन्फर्नो से ली गई है। इट टॉक्स अबाउट ए पोइट हु इज़ बर्निंग इन हेल, एक ऐसा पोइट जो कि हेल में जल रहा है, उसके बारे में ये लाइन है और इसका मतलब है ही हिड हिमसेल्फ इन द फायर विच रिफाइंस दैम। नेक्स्ट जो लाइन है ये फिलोमेला की स्टोरी से ली गई है, जो फिलोमेला और उसकी सिस्टर को नाइटिंगेल और स्वैलो में बदल दिया जाता है। तो वो यहाँ पर बताती है कि कैसे उसने अपने बच्चे को मारा। तो यहाँ पर फिलोमेल की जो सिस्टर है वो बोल रही है कि कैसे उसने अपने बच्चे को मारा और वैन सेल आई बी एज द स्वैलो, यानी कि मैं कैसे एक स्वैलो के रूप में चेंज हो गई हूँ। नाउ नेक्स्ट लाइन, ये लाइन फ्रेंच राइटर है एक सोनेट द डिसइनहेरिटेड से ली गई है। इसका मीनिंग है द प्रिंस ऑफ एक्विटेन इन द र्यून टावर, एक्विटेन का जो प्रिंस है वो एक र्यून टावर में है, यानी कि टावर र्यून हो चुका है और एक्विटेन का प्रिंस वहाँ पर है। अब जो दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव सोड अगेंस्ट माई रून्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरी पोएम की। इसमें टी.एस. इलियट कहते हैं कि मैं सब कुछ जोड़कर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। दीज फ्रेगमेंट्स, ये टुकड़े कल्चर के, जो हमारा जो कल्चर था, जो हमारी सोसाइटी थी, अब वो ख़त्म हो गई है, उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, उनको मैं जोड़कर आई हैव शोड, मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। मैंने उन्हें इस कविता में डाल दिया है अगेंस्ट माई रून्स, ताकि मैं अपने रून्स को बचा सकूँ, मैं अपनी बर्बादी को बचा सकूँ। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं उन सबको इकट्ठा करके लेकर आया हूँ। मैंने अपनी जितनी भी ज़िंदगी के जितने भी मैंने पल जिए हैं, जितने भी मैंने कुछ देखा है, जो भी मैंने वर्क पढ़ा है, वो सब मैंने इस पोएम में रख दिया है। वाई देन इल फिट यू हायरनमोस मैट्स एजाइन, ये जो हायरनमोस मैट्स एजाइन है ये थॉमस किड की द स्पेनिश ट्रेजेडी है, उसका सबटाइटल है। और ये जो लाइन है वैन वाई देन इल फिट यू, ये जो लाइन है ये उसके मेन कैरेक्टर से आती है, जिसको कि रॉयल कोर्ट के लिए एक प्ले लिखने के लिए कहा जाता है। तो वो रिप्लाई देता है कि ओ आई विल गिव यू ए प्ले, ऑल राइट, कि ठीक है मैं तुम्हें एक प्ले दूंगा, ऑल राइट। तो वो क्या करता है, वो एक प्ले लिखता है जिसमें वो रॉयल कोर्टिस जो होते हैं उनके बारे में लिखता है, जिसने कि उसके बेटे का मर्डर कर दिया था। तो वो अपनी राइटिंग को जब एंड करता है तो वो उनके बारे में लिखता है जिसने कि उसके बेटे का मर्डर कर दिया था, और फिर कहता है कि ये लीजिए, ये रहा तुम्हारा प्ले। तो शायद टी.एस. इलियट भी हमें यही कहना चाहते हो कि अच्छा मैं तुम्हारे लिए एक पोएम लिखूँ, तो ठीक है लो मैंने तुम्हारी पोएम लिख दी। दत्ता दयाध्वम दम्यता शांति शांति शांति। और टी.एस. इलियट अपने इस पोएम को समाप्त करते हैं इन 3 वर्ड्स के साथ। दत्ता कि हमें चैरिटी करनी चाहिए, हमें दान करना चाहिए, दयाध्वम हमें कंपैशन रखनी चाहिए, दम्यता और हमें सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, शांति शांति शांति। और अगर हम अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को अपना लें, इन 3 शब्दों का अर्थ हम समझ जाएं, तो हमारे जीवन में हमेशा शांति ही रहेगी।